हेलो एवरीवन। आज हम वुमेन हेल्थ पर कुछ बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। जब फीटस वुमेन्स वूम में डेवलप होता है और यूट्रस में डेवलप होता है, वो टाइम को हम प्रेगनेंसी टाइम बोलते हैं, जिसका ड्यूरेशन 40 वीक टू 9 मंथ होता है और ये 3 ट्राइमेस्टर में होता है। और जो डिलीवरी मेथड होती है वो 2 तरह से होती है। फर्स्ट तो सी सेक्शन होता है, जो लार्ज सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है, और जो दूसरा है वो नॉर्मल डिलीवरी और जिसको वजाइनल डिलीवरी भी बोलते हैं। जब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चलता है तो उसके बाद और वो ड्यूरेशन में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिज़िकल चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी का साइज़ एंड शेप चेंज होता है, क्योंकि फीटस यानी कि जो बेबी होता है उसको कैरी करना होता है। तो उसके लिए जो पेल्विक मसल्स है, पेल्विक वाइडनिंग होता है, ये सारे चेंजेस होते हैं। जो स्टमक साइज़ होती है वो चेंज होती है, और ब्रेस्ट की भी साइज चेंज होती है। अब कुछ ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करें तो जॉइंट्स और लिगामेंट्स सॉफ्टनिंग और वीक हो जाते हैं। जो कफिंग की प्रॉब्लम होती है, फिर स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है, फिर बहुत सारे मसल्स क्रैम्प होते हैं, लोअर बैक एक होता है, बॉडी पेन होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज सारे हो जाते हैं, फुट पेन हो जाता है, हील पेन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी होते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये सारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जनरली जो बैक एक होता है, लोअर बैक एक होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, यूरिनरी इनकंटिनेंस भी बहुत रहती है, जैसे कि कफिंग और स्नीजिंग का टाइम होता है तब लीकेज हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम बहुत रहती है। जो स्टमक होता है, जो स्टमक के मसल्स वो स्ट्रेच रहता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। और जो मेजर इश्यूज होते हैं, जो पेल्विक मसल्स होते हैं, पेल्विक मसल बहुत ही वीक हो जाता है, जिसको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं, वो सारे मसल्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि पेल्विक वाइडनिंग होता है, ओपनिंग होता है, और फिर बाद में क्लोज भी हो जाता है पेल्विक। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स पे बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है, वो स्ट्रेच रहते हैं और इसके लिए वो वीक हो जाता है। तो इसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं आप पेल्विक फ्लोर रिहेबिलिटेशन का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। ये सब तो हो गए चेंजेस। अब जब सब लोग ये बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसको पेल्विक फ्लोर मसल बोलते हैं। तो जो बेबी को बर्थ देने में जो मसल्स यूज़ होते हैं अराउंड यूरिनरी एरिया और स्टूल पासिंग एरिया के आसपास जो मसल्स होते हैं उसको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। अब दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो वो मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। स्ट्रेस रहती है, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी है उसका शेप एंड साइज़ चेंज हो जाता है, कुछ ओबेस हो जाती है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बिहेवियरल इश्यू भी हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्रेविंग्स डिफरेंट टाइप्स की क्रेविंग होती है, बहुत सारा केयर करना होता है बेबी को, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये मेंटल हेल्थ पर भी बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन ही इतने सारे रहते हैं कि वो कंफ्यूज रहती है, पेन में रहती है। अब बात करेंगे कि ये प्रेगनेंसी क्रेविंग क्या होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ फीमेल को जो कुछ टाइप की क्रेविंग होती है, जैसे कि आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, कुछ खट्टा खाने की क्रेविंग होती है, कुछ टेस्टी खाने की क्रेविंग हो जाती है, कुछ स्पाइसी सा खाने की क्रेविंग होती है, फास्ट फूड खाने की क्रेविंग होती है, और बहुत सारी फीमेल को पानी पूरी और गोलगप्पे खाने की भी क्रेविंग्स होती है। तो जब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा होता है तो वुमन को अच्छे से अटेंशन नहीं मिलता फैमिली की तरफ से या उसके हस्बैंड की तरफ से, तो ये सारी क्रेविंग्स होती है, ताकि जब आप उसकी क्रेविंग पूरी करते हो, उस पर अटेंशन देते हो, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा होता है कि उसमें ये सारे चेंजेस होते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये सब में उसको सपोर्ट देना और उस पर अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम उसकी केयर नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं देते, तो ये सारी क्रेविंग्स होती है। ये क्रेविंग्स यानी वो सिम्टम्स है कि आप उस पर अटेंशन दो, उसकी केयर करो, उसका ध्यान दो।
अब रोल ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस तो हो गए, बट अब बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। जो फिजियोथेरेपी जो बोलते हैं कि पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी करवाओ आप, उसमें हम क्या क्या करते हैं और आपके लिए क्या क्या हेल्पफुल है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो प्रेगनेंसी के बाद सब वुमेंस के जो चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेगनेंसी की मेथड भी डिफरेंट होती है, कोई सी सेक्शन करवाता है, किसी में नॉर्मल डिलीवरी होती है, किसी में कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं, तो सबके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अब बात करेंगे सी सेक्शन में कैसे होता है और नॉर्मल डिलीवरी में कैसे होता है। अब सी सेक्शन की बात करें तो वो मेजर एब्डोमिनल सर्जरी होती है। सी सेक्शन के बाद डॉक्टर मदर को कुछ मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उस मदर की वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं। और याद रखिए कि इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा केयर और प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, तो ट्राई करें आप अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ही ये सब फॉलो कीजिए, ठीक है। जब मदर की प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बेबी को भी केयर करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मदर की सारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। और जो सी सेक्शन है वो मेजर एब्डोमिनल सर्जरी होती है, तो उसमें एनेस्थेशिया भी लगता है। तो जब फर्स्ट 6 वीक होते हैं, जब एनेस्थेशिया की इफ़ेक्ट रिलीज़ नहीं होती है, तब हम मदर को कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशनिंग सिखाते हैं ताकि वो बेबी को अच्छे से फीडिंग करवा पाए, और उसके जो स्ट्रैच मार्क होते हैं, जो स्टिचेस होते हैं, उस पर प्रेशर ना आए, वैसी कुछ पोजिशनिंग सिखाते हैं ताकि उसको पेन भी ज़्यादा ना हो और जो स्टिचेस होते हैं उसका हीलिंग भी फास्ट हो। जब एनेस्थेसिया की इफ़ेक्ट कम हो जाती है तब हम उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कफिंग और स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। एनेस्थेसिया की ये साइड इफ़ेक्ट्स रहती है कि कफ एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कुछ टेक्निक्स होती है वो हम कफिंग टेक्निक और हफिंग टेक्निक होती है, उसकी वजह से हम उसको सारी टेक्निक्स लर्न करवाते हैं, कुछ पोजिशनिंग सिखाते हैं ताकि कफिंग उसका रिमूव हो जाए। जो स्टिचिंग होते हैं उसकी वजह से बहुत सारा पेन भी होता है, तो ऐसी पोजिशनिंग भी हम लर्न करवाते हैं ताकि बेबी को फीडिंग करने के टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा पेन ना हो और स्ट्रेच ना हो जाए स्टिचेस और जो स्कार होते हैं उसके सर्कुलेशन के लिए भी हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि उसका सर्कुलेशन हो। और उसकी आफ्टर 6 वीक्स हम स्कार मोबिलाइजेशन सिखाते हैं ताकि उसका भी सर्कुलेशन हो और उसकी हीलिंग फास्ट हो जाए। उसके बाद जो गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है उसके लिए हम कुछ बेसिक एब्डोमिनल एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ना आए, कॉन्स्टिपेशन ना रहे। और जो चेंजेस होते हैं, जो स्पाइन में भी चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो पोस्चर होता है वो बहुत चेंज हो जाता है मदर में, तो पोस्चरल करेक्शन करना भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी हम लर्न करवाते हैं, कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं और कुछ पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज घर पे भी बताते हैं, कुछ पोजिशनिंग बताते हैं। सी सेक्शन में जो इंजेक्शंस लगते हैं, जो एनेस्थेसिया लगता है, उसकी इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि उसके बाद जो भी सारे चेंजेस होते हैं उसकी वजह से स्पाइन में जो प्रेशर जनरेट होता है उसकी वजह से डिस्क बल्जिंग जैसे इश्यूज़ हो जाते हैं। और कुछ फीमेल को लॉन्ग टाइम तक लो बैक एक रहता है, कभी कभी एवरी विंटर में भी उनका जो बैक एक का जो प्रॉब्लम है वो भी रहता है। अगर आप सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी करवाते हैं, अच्छे से उसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो ये भी एक आपको बेनिफिट रहता है कि लो बैक एक का इश्यूज़ जो है वो भी क्लियर हो जाता है और एवरी विंटर में आपको ट्रबल भी नहीं रहती और दूसरे भी कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हो जाते हैं। अब बात करेंगे जो वजाइनल और नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद क्या रोल रहता है फिजियोथेरेपी का। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेस्ट और स्लीपिंग। जो बहुत सारा रेस्ट लो आप और दिन में 2 बार स्लीपिंग, 30-30 मिनट की दिन में 2 बार स्लीप लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि रात में नींद आपकी डिस्टर्ब रहती है, रेस्ट नहीं मिलता है और जो बैक एक और सारे प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए दिन में 2 बार हम
स्लीप प्रिस्क्राइब करते हैं 30 मिनट की। उसके बाद हम क्लोथिंग वेयर की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कंप्रेशन और पेरिनियम को सपोर्ट करना होता है उसके लिए गारमेंट शुड बी 2 साइज़ बिगर देन प्री प्रेगनेंसी साइज़। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, 2 साइज़ बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कंप्रेशन आएंगे और ब्लड सर्कुलेशन कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग में भी इश्यूज आएंगे आपको। कुछ पेशेंट को हम जो फंक्शनल ब्रेसिंग होती है वो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो फर्स्ट वीक से लेकर 6 वीक तक, आपको फर्स्ट 6 वीक तक ही पहनना होता है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। कुछ एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट 6 वीक होता है, उसमें हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज करवाते हैं और मेजर रोल होता है पोजीशनिंग का, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बेबी को कैरी करना होता है, फीडिंग करना होता है। अब बात करेंगे क्या होता है पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग ये होता है कि आपको बेबी को कैरी कैसे करना है, लिफ्ट कैसे करना है, फीडिंग कैसे करवाना है, खुद कैसे करवट लेनी है, बेड से कैसे खड़े होना है, कैसे वॉकिंग करना है, कैसे अपना काम करना है, कैसे नहाना है। एक्सरसाइज में बात करें तो हम फर्स्ट 6 वीक में 15 मिनट वॉकिंग प्रिस्क्राइब करते हैं और आफ्टर 6 वीक हम 30 मिनट वॉकिंग प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। अब बात करें बॉवेल एंड ब्लैडर के बारे में। जब कैथेटर डलता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए हम बॉवेल और ब्लैडर की कुछ मूवमेंट और एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि बहुत हेल्पफुल रहता है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए हम पेशेंट को जो टॉयलेट होता है उस पर कैसे बैठना है, कितना डिग्री ये रखना है ताकि प्रेशर अच्छे से हो, बॉवेल कैसे पूरा खाली हो जाए, एम्प्टी बॉवेल हो जाए, उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज भी होती है, पोजीशनिंग भी होती है। ये सब अगर आप प्रिकॉशंस लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत जल्द रिमूव हो जाती है। और जो यूरिनरी प्रॉब्लम है वो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज बता दें ताकि यूरिनरी जो मसल होते हैं उसके एक्टिवेशन होता है, उसका सर्कुलेशन होता है, उसमें कुछ स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम गुड बॉवेल हैबिट बोलते हैं। अब बॉवेल एंड ब्लैडर की और बात करें तो हम कुछ स्क्वीजिंग एक्सरसाइज, कुछ होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक, ये सब भी सिखाते हैं ताकि वो भी बहुत हेल्पफुल होती है और आप घर पे भी कर पाते हो वो एक्सरसाइज। अब कोर मसल की बात करें तो कोर मसल भी वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए कोर मसल एक्टिवेशन एक्सरसाइज भी होती है। दूसरी भी एक्सरसाइज होती है जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि लंग्स अच्छे से क्लियर हो, ब्रीथिंग अच्छे से हो पाए। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं ताकि चेस्ट को सपोर्ट मिले, चेस्ट के मसल्स को सपोर्ट मिले। अब बात करेंगे जब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है पेरिनियम के अराउंड, उसके लिए हम पेशेंट को आइसिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आइसिंग टेक्निक्स जो होती है वो आपको अपने थेरापिस्ट से ही लर्न करना है। वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है तो वहाँ पर कैसे, कितने मिनट, कुछ एक्सरसाइज में हम बेबी को भी इन्वॉल्व करते हैं और उसको कैसे कैरी करना है उसके लिए हम कुछ गाइडेंस करते हैं, जैसे कि उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, बेबी को कैसे नहलाना है, कैसे रोलिंग और ये सब करवाना है, बेबी को लिफ्ट कैसे करना है, ताकि ये सब अच्छे से सीख पाए। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज में हम बेबी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और मदर का भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। अब बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में जो दोनों में हेल्पफुल होती है, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज में हम कुछ पोस्टपार्टम पिलेट्स एक्सरसाइज ऐड करते हैं जो रेगुलर कर सकते हैं। कुछ जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो भी हम घर पे करने के लिए बताते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो बट अगर आपको पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता हो तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ट्राई करें कि अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ही सब फॉलो करें, क्योंकि आपकी रॉन्ग एक्सरसाइज आपका पेन एग्रेवेट कर सकती है और आपकी लाइफ टोटल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि साथ में आपको बेबी को भी केयर करना रहता है, कैरी करना रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा अपना केयर करें, ध्यान दें। साथ में आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना रहता है।
क्योंकि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दोगे तो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, बिहेवियरल इश्यूज़ आएंगे, फिर आप अग्रेशन रहेंगे, गुस्सा आएगा, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कीजिए। ये सारे बहुत सारे मेंटल हेल्थ के लिए यूज़फुल होती है। और बहुत सारा हाइड्रेट रखे बॉडी को अच्छे से, जो वाटर इनटेक होता है वो पूरा वाटर इनटेक लीजिए, फ्रूट्स अच्छे से लीजिए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सारा जो होता है वो अपना पूरा कंप्लीट कीजिए, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, वाटर इनटेक अच्छा रहेगा। नाउ से गुड बाय टू पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। खुद का अपना केयर कीजिए, ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, अच्छे से फिजियोथेरेपी का सेशन कीजिए तो आपको और कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और अब प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अपनी नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। बस अच्छे से प्रिकॉशंस लीजिए, डॉक्टर का गाइडेंस फॉलो कीजिए, और वो जो भी आपको फॉलो करने के लिए बोलता है वो सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए तो आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फिर से एंजॉय कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ पोस्ट प्रेगनेंसी की तो बात हो गई, अब कुछ प्री प्रेगनेंसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एवरी